नमस्कार। बीच बहस के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है राजस्थान में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीविका राज्य मिशन निदेशक श्रीमती मंजू राजपाल जी। मंजू जी 2000 बैच की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और इन्होंने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों आदिवासी क्षेत्रों में काम किया है। इन्होंने महिलाओं की आर्थिक स्थिति और उनसे जुड़ी हुई चुनौतियों को बेहद करीब से देखा और जाना है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गरीबी को दूर करने में आर्थिक सशक्तिकरण एक बेहद प्रभावी माध्यम माना जाता है और अगर बात करें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की तो इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बेहद अहम माने जाते हैं। और इस पर बात करने के लिए हम सबसे पहले मंजू जी से यही जानना चाहेंगे कि आखिर राजस्थान में जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति है वो किस तरह से चुनौतीपूर्ण है और उसे ठीक करने के लिए राज्य सरकारें क्या क्या प्रयास कर रही हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मिशन डायरेक्टर राजीविका के नाते जिस मिशन से जुड़ी हुई हूँ, जिसकी डायरेक्टरेट को हेड करती हूँ, उसका मुख्य मंतव्य यही है कि हम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक तौर से सशक्त बनाने की दिशा में NRLM जो कार्यक्रम है उसके तहत किस तरह से उनको मदद कर सकते हैं। ये कार्यक्रम मुख्य तौर पर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने की दिशा में काम करता है और इसका मुख्य ध्येय ये है कि हम जो महिलाएं अपनी सेवाएं अपने परिवार को और आर्थिक तौर पर जो संवर्धन हम देखते हैं रिसोर्सेज को जिस तरह से इस्तेमाल करते हुए महिला अपनी भूमिका निभाती है अपने परिवार में, उसमें बहुत हद तक उसका श्रम लगता है, परिश्रम लगता है और जितना अपनी तरफ से वो अपना समय और सेवाएं देते हैं उस अंदाज से अगर हम देखें तो उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता। उसका जो आर्थिक सशक्तिकरण होने की दिशा में जो परिवार के निर्णय हैं उसमें जो उसकी भूमिका होनी चाहिए उस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम इस बात को महसूस करते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी उसको उसका जो श्रेय मिलना चाहिए और जिस मंतव्य के साथ और जिस जिजीविषा के साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको उनकी सहभागिता मानी जानी चाहिए पारिवारिक और सामाजिक उत्थान में, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो संगठन किस तरह से शक्ति बन सकता है और स्वयं सहायता समूह में मुख्य मंतव्य उनका ये है कि वो अपनी स्वयं की सहायता करना कैसे सीखें। तो हम ये प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जिस गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं उसमें हमारी जो ट्रेनिंग वाली बहनें जाती हैं उनको इस बात के लिए दक्ष किया जाता है कि वो हर घर में महिला के साथ बैठें, समझें और उनको उनके परिवेश में किस तरह की समस्याओं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से वो उनका समाधान करने की दिशा में आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इस मंशा के साथ हम इस कार्यक्रम में महिलाओं को जोड़ते हैं। उस गाँव में जाके सभी महिलाएँ जो आसपास एक परिवेश में रह रही हैं उनको स्वयं सहायता समूह में संगठित करते हैं। 10 से 12 महिलाएँ एक समूह का भाग बनती हैं और उस गांव में जितने समूह को हम संभव मानते हैं उन समूहों को बनाने के बाद जो हमारी दूसरी मुहिम होती है वो ये है कि उसका विजिबल एस्पेक्ट क्या हो। स्वयं सहायता समूह बन गया, वो आगे उसका कार्यकरण कैसे होगा, वो योजना में उनको 5 सूत्रों पर काम करना सिखाते हैं। वो साथ में बैठें, एक दूसरे की से बात करें, नियमित तौर पर बैठकें करें और अपनी छोटी छोटी बचत जो है उसके माध्यम से आंतरिक तौर पर लेन देन करना प्रारंभ करें। और एक बार जब उनमें इस आदत का विकास हो जाए, रिकॉर्ड कीपिंग उनको आ जाए, तो फिर उसके बाद हम उनका जो एसोसिएशन है इस कार्यक्रम का वो उनको बैंक से लिंक करना है। आगे जाके वो अपनी छोटी छोटी बचत से एक दूसरे की मदद करने के साथ आंतरिक ऋण जो देते हैं उसमें राजस्थान सरकार की तरफ से NRLM के तहत जो हम राजीविका कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें हम उनको बिगिनिंग में उस ग्रुप को 15,000 का एक रिवॉल्विंग फंड देते हैं और 3-4 महीने के कार्यकरण के बाद जब उसको ये फंड मिल जाता है उसकी अपनी कुछ सेविंग हो जाती है और वो एक तरह से अपने आप में खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि उनका रुझान किस दिशा में है, वो किस कौशल को अपने आप में संजोए हुए हैं, अपने स्तर पर उसमें काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको
कैसे उस काम में रिकॉग्निशन मिले, उसका आर्थिक लाभ उनको और उनके परिवार को कैसे मिले, इस दिशा में फिर हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। और जो हमारा पूरा कार्यक्रम है वो 3 स्तर पर चलता है। पहले हम स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, फिर जब स्वयं सहायता समूह उस गांव के बन जाते हैं तो उन 10-12 समूहों को लेकर हम एक विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जो एक ग्राम स्तरीय संगठन होता है, जो एक तरह से उनके इश्यूज़ को फर्दर गवर्नमेंट के लेवल पर टेकअप करना है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो उनका तीसरा ढांचा है, उसके स्तर तक लेकर जाना है। तो इस कार्यक्रम की खूबी ये है कि इसमें महिलाओं के लिए ही काम कर रही हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण में ये एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं, इस पूरी मुहिम के साथ हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो इसमें सरकार की तरफ से रिवॉल्विंग फंड मिलने के बाद में एक स्तर ऐसा आता है जब वो ग्राम स्तरीय संगठन से जुड़ जाते हैं, क्लस्टर लेवल के संगठन से जुड़ जाते हैं, फिर हम उनको क्लस्टर लेवल इन्वेस्टमेंट फंड देते हैं। तो प्रयास हमारा ये होता है कि बिगिनिंग में एक स्वयं सहायता समूह के पास 1 लाख की राशि आ गई, फिर उनमें उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको एड्रेस करने के लिए उनको महाजन के पास नहीं जाना पड़े, उनको दर दर की ठोकर नहीं खाना पड़े। हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक तौर पर जो सशक्त समूह नहीं है, हम उनके लिए काम करते हैं। SECC के जो परिवार हैं, राजस्थान के 52 लाख परिवार जो हैं, उनकी महिलाओं के लिए हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो हमारा प्रयास ये होता है कि ऐसे परिवारों की महिलाएं जिनके पास संसाधन नहीं हैं, उनके स्किल्स को अपग्रेड करके इस इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से और फिर उनकी बैंक से क्रेडिट लिंकेज करवा के उनमें जो उद्यमिता है, आगे बढ़ने का जो हौसला है, उसमें संसाधनों का अभाव जब एक बड़े अभाव के तौर पर आता है और वो आगे बढ़ने में अपने आप को असमर्थ पाती हैं, तो ये प्रोग्राम में ये एक दूसरे की मदद करती हैं अपनी सेविंग से। राजस्थान सरकार मदद करती है उनके कौशल विकास, और जो रिवॉल्विंग फंड और CIF हम उनको देते हैं। और उसके साथ जो उनकी बड़ी भारी मदद होती है वो ये है कि जब एक प्लेटफॉर्म पर महिलाएं एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखती हैं तो वो एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। तो सीइंग इज़ बिलीविंग। आपके साथ आपके जैसी महिलाओं ने काम करके अगर 2-4 ने ऐसा प्रतिमान कायम किया, अपने आप को आर्थिक तौर पर सशक्त किया, समर्थ होने के दौर में आ गए, तो फिर वो दूसरी महिलाओं की मदद करते हैं। तो ये कार्यक्रम एक तरह से जिन 3 स्तरों पर अभी चल रहा है, उसमें राजस्थान सरकार की मंशा ये है, इस बार के जो बजट अनाउंसमेंट्स हुए उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महिला निधि की एक बहुत बड़ी घोषणा की है। जो हमारी महिला बहनें हैं अभी तक स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित थीं, फिर ग्राम स्तर पर उनका संगठन था, फिर संकुल स्तर पर उनका संगठन था, लेकिन अब ये जो महिला निधि है ये राज्य स्तर पर उनका अपना एक बैंक होगा। तो ये अपने आप में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। महिलाएं जो इस स्तर से चली थी कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जैसी जिसकी सामर्थ्य थी उन्होंने जोड़ना शुरू किया। वो एक कदम चली, सरकार ने एक कदम अपनी ओर से बढ़ाया, और 10 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो कौशल विकास के गुर सीखे और अपने आप को, अपने स्किल को अपग्रेड किया। उसके बाद उन्होंने अपनी उद्यमिता का प्रदर्शन किया। तो अब उस प्रोग्राम को पिछले 10-12 साल से लगातार एक संगठन के तौर पर लाते हुए राज्य सरकार ने ये महसूस किया कि इनमें आत्मविश्वास का जो स्तर है इसको अब एक नई उड़ान मिलनी चाहिए, एक नई पहचान मिलनी चाहिए। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम महिला निधि की स्थापना करने जा रहे हैं, जो उनका अपना बैंक होगा, और राज्य स्तर पर एक ऐसा संस्थान जो न सिर्फ उनके लिए काम करेगा, बल्कि उसका पूरा संचालन शेयर होल्डर के नाते जो उनका अपना बोर्ड बनेगा वो भी इन्हीं महिलाओं में से ही निकल कर आएंगे और वो ही अपने लिए निर्णय लेंगे। तो कल तक जो अपने परिवार के निर्णय में अपनी सहभागिता नहीं देखते थे, उन्होंने पहले अपने समाज में अपनी पहचान बनाई, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, और फिर वो गांव स्तरीय संगठन से निकलकर वो एक क्लस्टर लेवल पर आए, जिले पे उनको पहचान मिली, राज्य पे पहचान मिली। अब वो अपने आप को इस हद तक सशक्त देखें कि वो अपना बैंक खुद चलाएं। ये अपने आप में आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ी सोच है राज्य सरकार की, और हम पूरे मनोयोग से राजीविका की जो पूरी टीम है, जो हमारी राज्य स्तर की टीम है, ज़िला स्तर की टीम है, ब्लॉक स्तर की टीम है, हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इस सपने को, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे विभाग के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री महोदय अपने निर्देशन में इसको
साकार करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उसका पूरा जो फल है, उसका सपना जो महिलाओं ने देखा है, वो कैसे उनके पक्ष में, उनके हित में सोचे और काम करे, इस दिशा में हम अपना मंतव्य लेके चल रहे हैं और इसी दिशा में महिला निधि काम करेगी। मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया महिला निधि के बारे में, पर महिला निधि जो है, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं का बैंक होगा, उसमें महिलाएं संचालन करेंगी, महिलाओं के लिए ही वो समर्पित होगा, तो ये कॉन्सेप्ट पहले भी आया था, महिला बैंक वाला जो था। लेकिन राजस्थान में जो ये राज्य महिला निधि है, ये किस तरह से अलग है, ये जो बाकी बैंक हैं उनसे किस तरह से उनको विशेष तौर पर, एक तो ये हो गया कि चलिए वहाँ पे महिला कर्मचारी होंगे तो थोड़ा उनको बोलने में, गांव की महिलाएं हैं उनको इंटरेक्ट करने में आसानी रहेगी, उसके अलावा इसकी क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको और बैंकों से अलग बनाएगा? देखिए, जो बैंक का हम सेगमेंट देखते हैं, ये एक कोऑपरेटिव फेडरेशन की तरह काम करेगा। और ये जो बैंक है, इसकी खूबी ये है कि ये इन 3 स्तर के संगठन पर जो हम महिलाओं को देख रहे हैं, ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। तो पहले तो गांव में वो समूह में जुड़ी, फिर समूह से ग्राम स्तरीय संगठन में जुड़ी, फिर ग्राम स्तरीय संगठन से संकुल पे जुड़ी, और अब जब ये बैंक बना रहे हैं तो ये बैंक किसी और के लिए काम नहीं करेगा, ये बैंक इनके अपने ही उन्नयन और इनके आर्थिक समृद्धि के लिए काम करेगा। ये खुद ही इसमें अपने डिपॉजिट्स लेकर आएंगे, जो हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं वो इसके शेयर होल्डर होंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें अनुदान देंगे और मैचिंग शेयर ये मार्केट से अपने लिए पूल करेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी तो मैं ये मानती हूँ कि इसमें जो संचालन और निर्णय करने के जो अधिकार हैं वो इन्हीं महिलाओं को दिए गए हैं। अभी तक हम जो बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं वो अपने एक कमर्शियल एंगल से, अपने अप्रोच से, या कोऑपरेटिव फेडरेशन में भी जो हम देखेंगे, वो कोऑपरेटिव फेडरेशन में भी जिस तरह के बैंकिंग को हम देखते हैं, वो एक्सक्लूसिवली किसी एक पर्पस के लिए, एक ग्रुप के लिए काम करता है, ये नहीं होता। मतलब उनका जो अप्रोच है, उनका जो एक्सेस है, वो सबके लिए ओपन है, और वो जिस तरह से उनका कार्यकरण होता है उसमें लाभ अर्जित करना उनका एक मुख्य मंतव्य है। यहाँ पे मेरा मानना है कि महिला निधि में जो महिलाएं सशक्त होके इस स्तर तक आई हैं, वो अपनी उन बहनों के लिए जो अभी भी ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास अभी भी रिसोर्सेज कम हैं, उनके लिए लाभ का सौदा कैसे बनेंगी, इनका मंतव्य ये है। तो इसमें जो प्रॉफिट अर्निंग है उसकी शेयरिंग भी शेयर होल्डर्स के बीच में ही है, और जिस तरह से ये बैंक काम करेगा उसका पूरा नतीजा जो है वो इन बहनों तक वापस जाए। इनके आर्थिक सशक्तिकरण में जो एक तरह का एक्सेस अप्रोच का जो हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में, वन ऑफ द कस्टमर इज़ वुमेन। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, उनके लिए बैंकिंग सेक्टर में जाना, उससे अपने हित में, अपने फ़ायदे के लिए अपनी चीज़ों को करवा के लाना, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से जो NRLM का सशक्तिकरण है उसमें हमें बैंकिंग सेक्टर से बहुत सहयोग मिला है। लेकिन अभी भी हम ये देखते हैं कि अगर हम ये कहें, अभी 52 लाख में से जो हमारी कवरेज है वो 32 लाख परिवारों की है। तो अगर आने वाले समय में, इस साल हमने 10 लाख का लक्ष्य लिया, अगले साल भी हम 10 लाख परिवारों को जोड़ेंगे। हम इन 2 वर्षों में सैचुरेशन पर राज्यविका को लेकर जा रहे हैं। तो SECC जो हमारा सर्वे था, जिसमें हमने रिसोर्सेज में जिनको पुअर कैटेगरी में देखा, जो संसाधनों के लिहाज से देखें तो जिनके पास अभाव था, उन सभी परिवारों को जोड़ते हुए हम उनको जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसमें उद्यमिता की बात करना तो आसान है, कौशल उन्नयन की बात करना भी आसान है, लेकिन इस जमे जमाए आर्थिक जगत में अपने स्किल के माध्यम से अपने आप को अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर लाना, अपनी उद्यमिता के माध्यम से कोई काम धंधा कुछ ऐसा प्रारंभ करना जिससे उनकी आजीविका का संवर्धन हो। तो हम ये चाहते हैं, हमने ये सपना देखा कि NRLM की डायरेक्शन में हम ये प्रयास करें कि जो हमारी सब दीदी हैं, जो हमारी सब बहनें हैं ग्रामीण, वो अपने आप को लखपति के दर्जे पर कैसे लेकर आएँ। तो लखपति उसका परिवार नहीं, लखपति दीदी खुद होनी चाहिए, कम से कम 10,000 मंथली उसकी अर्निंग हो। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी वर्टिकल्स जो, जैसे हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं, महिलाएं अपने पशुधन पे काम करती हैं, महिलाएं अपनी खेती का काम करती हैं, महिलाएं अपने बचे हुए समय में परिवार के सारे काम करने पर, पशुओं को संभालने के बाद और फिर अपनी खेती को संभालने के बाद, अगर वो नरेगा की लेबर हैं, उसके बाद भी जितना समय बच जाता है उसमें सबको खिला पिला के जो 2 घंटे आराम के होंगे
उसमें भी किसी में कढ़ाई का स्किल है, किसी में बुनाई का है। राजस्थान तो इस तरह की कलाओं के लिए विख्यात है। तो उनको उनकी कला का जायज़ रिकॉग्निशन मिले, हिस्सा मिले, उनको उसका आर्थिक लाभ मिले, तो इन सब के लिए उनको क्रेडिट की आवश्यकता है। उनको मार्केट से जो क्रेडिट लिंकेज मिलता है, एज ऑफ नाउ अगर हम डिस्कस करें तो राजीविका पिछले 10-12 सालों में महिलाओं को उस स्तर पर लेकर आई है कि 500 करोड़ के करीब इन महिलाओं की अपनी खुद की सेविंग है। अगर हम ये देखें कि हमने जो इनको रिवॉल्विंग फंड और CIF से असिस्टेंस दिया इस प्रोग्राम में, वो 1000 करोड़ तक का होगा, और मार्केट से जो बैंकिंग सेक्टर से हमने इनको लिंकेज करवाया वो लिंकेज 3000 करोड़ का होगा। पर इस पूरे मुहिम में अगर हम ये कहें कि 5000 करोड़ की क्रेडिट इनकी है, तो उनकी आवश्यकता अगर हम देखते हैं वो मैनीफोल्ड में है। अगर हम 52 लाख परिवारों की बात करें तो उनको एज ऑफ नाउ अगर मैं ये कहूँ कि एक महिला को हम लखपति बनाने का सपना देख रहे हैं, उसको एक उद्यम स्थापना के लिए 50,000 या 1 लाख की राशि चाहिए, तो उतना क्रेडिट उसको अवेलेबल करवाने के लिए जितने रिसोर्सेज हैं उनको पूल करके हम 5,000 तक पहुंच पाए, लेकिन उनकी आवश्यकता है 30,000 करोड़ की, 40,000 करोड़ की। तो ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन होगा जो इस क्रेडिट नीड को सप्लीमेंट करेगा, और सप्लीमेंट सिर्फ उनके क्रेडिट लिंकेज की हद तक ही नहीं करेगा, उनकी रीपेमेंट की हैबिट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहें, उनके इंश्योरेंस से रिलेटेड उनको बेनिफिट्स क्या जा सकते हैं उस पर भी वो काम करेंगे। ये एक तरह से उनके समग्र विकास को लेकर जो अप्रोच है उसको कैसे हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, उस मंतव्य के साथ महिला निधि हम लेकर आ रहे हैं। मैम, जैसा आपने कहा महिला निधि काफ़ी काम कर रही है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो है राजस्थान के सभी क्षेत्रों में है या फिर कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में आप इसको ला रहे हैं? जो राज्य सरकार का बजट अनाउंसमेंट है वो 50 करोड़ का अनुदान देकर महिला निधि की स्थापना पूरे राज्य भर की महिलाओं को इसके साथ कैसे जोड़ें और उनको वो लाभ पहुँचे, इस मंशा के साथ है। तो इस वर्ष जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इस वर्ष हमने 15 ज़िलों को लक्ष्य रखा है, और अगले वर्ष हम जो रिमेनिंग 18 ज़िले होंगे उनको कवर करेंगे। 2 वर्षों में हमारा प्रयास ये रहेगा कि राजस्थान के हर घर तक महिला निधि की एक्सेस हो, और बड़ी खूबी इसमें यह है कि हमने इसमें आधुनिक तकनीक जो है उसको सहारा लिया है। और सबसे बड़ी जो शिकायत महिलाओं की होती है, जो बैंकिंग सेक्टर में एक्सेस को लेकर है, क्रेडिट को लेकर है, कोई छोटी मोटी ज़रूरत आ गई, बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, कोई घर में बीमार हो गया, कोई सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है, क्रेडिट की सबसे बड़ी जो उनकी नीड है वो आकस्मिक है, और उनको आकस्मिक जो सहायता है वो कितनी त्वरित गति से पहुँचे, ये इसका सबसे बड़ा USP महिला निधि का ये है कि हम तकनीकी जो प्रोग्रेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए हम ये अश्योर करना चाहते हैं कि हम जो महिलाओं तक हमारी पहुंच होगी महिला निधि के माध्यम से, उसमें 48 घंटे के भीतर, एक तो ये है कि महिला को कहीं जाना नहीं है, जो स्वयं सहायता समूह की महिला है वो अपने स्वयं सहायता समूह में ही अपनी आवश्यकता की बात करेगी, तो वो तो उसका अपना ही सराउंडिंग है, उसका अपना ही मोहल्ले में ही वो सब महिलाएं हैं जो उस स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। उसने अपनी तरफ से अपनी डिमांड रेज की, स्वयं सहायता समूह अपने विलेज लेवल संगठन पर जो हम इनको असिस्टेंस दे रहे हैं उसमें हम टैबलेट देंगे हर विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन को, और वो उसको अपने पोर्टल पर लेकर सीधे महिला निधि के पोर्टल पर उस डिमांड को रखेंगे। सो अप टू 40,000 50,000 जो छोटे अमाउंट हैं, जो आकस्मिक जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा करेंगे, उसकी डिमांड जैसे ही रेज होती है, वो एक तरह से आप ये कहें कि आज आपने कहा और कल आपको लोन मिल गया। और लोन भी हम जो दे रहे हैं, जो इसमें अश्योरेंस है महिला निधि का, वो ये है कि 48 घंटे में जो उनको ऋण दिया जाएगा वो उनके अपने अकाउंट में जाएगा, जो स्वयं सहायता समूह का संगठन है उनके अकाउंट में। तो इट्स लाइक डोर स्टेप डिलीवरी जिसको हम कहते हैं। तो ये आप इमेजिन करें कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला जिसको पैसे की आवश्यकता है, उसका बैकग्राउंड देखे बिना, उससे कोई सिक्योरिटी डिमांड किए बिना, जस्ट बिकॉज कि वो स्वयं सहायता समूह में संगठित है, उसने अपने कार्यकरण से वो विश्वास सिस्टम में जनरेट किया है, और सिस्टम उसको पलटकर उसकी आवश्यकता के समय पर आपने आज कहा और कल आपको लोन जो है वो आपके बैंक अकाउंट में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बैंक अकाउंट में मिल गया, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, हैसल फ्री है। और जो उसका रीपेमेंट है वो भी इस तरह से है जो सुविधाजनक तरीके से होगा।
इंटरेस्ट रेट कम रखा है। फिर जो इन महिलाओं की बचत CLF के लेवल पर है, उसको अगर वो शेयर होल्डर के नाते उसमें रखना चाहते हैं तो उनको अपने रखे हुए पैसे का डिविडेंड मिलना। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से बहुत आकर्षक हैं, और कोई भी बैंक उनको इस तरह के बेनिफिट्स ऑफर एज ऑन डेट नहीं करता है। और ये अपने आप में इस मंतव्य के साथ कि आकस्मिक आवश्यकताओं की त्वरित गति से पूर्ति हो, और अगर उनको अपनी उद्यमिता से संबंधित अगर कोई आर्थिक गतिविधि संचालित करने के लिए बड़ी राशि लेनी है, उस राशि के लिए अप्लाई करने पे भी 2 हफ्ते का समय ही हमने रखा है। 2 हफ्ते में आपको वो जो आपका ऋण आवेदन आपने किया है उसका परीक्षण करके वो अमाउंट भी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। तो ये एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ा अश्योरेंस है, त्वरित गति से देना और घर बैठे देना, और उनको हर तरह की जो बाहर जाने की, समझाने की, अपनी बात रखने की जो असुविधा है उससे उनको बचाते हुए उनको मदद करना, और ये मदद उनके अपने ही संगठन के माध्यम से उन तक पहुंचेगी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ मैं देखती हूँ, जो अपने आप में उनमें ये कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा कि वो किसी और बैंक पे नहीं जा रहे हैं, वो पहले अपनी बात अपने ही समूह में रखते हैं, फिर उस समूह के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से अपने महिला बैंक तक लेकर जा रहे हैं। तो ये एक तरह से घर की बात घर में रहने जैसी है, और तुरंत उनको सहायता मिल रही है। तो ये अपने आप में एक सफल कार्यक्रम रहेगा। ऐसा एक ऐसी जो मिसाल है वो हमने तेलंगाना के साथ अभी रिसेंटली माननीय मंत्री महोदय ने MOU किया है। उसमें जो तेलंगाना का एक्सपीरियंस है, उन्होंने स्त्री निधि करके इस कॉन्सेप्ट को उनका मानना है कि राष्ट्र में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अनूठा प्रयास है। तो वो प्रयास सफलतापूर्वक जो उन्होंने किया है, उनको हमने अपने नेशनल लेवल के सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, और हम उनके तकनीकी मार्गदर्शन में हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए करके दिखाया, वो हम राजस्थान के सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं उनके लिए भी हम इस तरह का काम करके दिखाएं सफलतापूर्वक तरीके आपने से। काफ़ी आकर्षक बातें कहीं जो वाकई में एक प्रेरणा जगाती हैं, एक उम्मीद जगाती हैं। लेकिन मैम, जैसे कि बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे, बहुत सारी महिलाएं होंगी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से नहीं जुड़ी होंगी, तो आपका जो से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाते हैं वहाँ पे, स्वयं सहायता समूह जो वहाँ बनाते हैं, तो ये स्वयं सहायता समूह जो जिन्होंने नहीं बना रखे हैं, तो वो कैसे जुड़ सकती हैं? जो महिलाएं अभी देख रही होंगी टीवी पे, तो वो कैसे इसका लाभ ले सकती है जो इससे अभी तक वंचित हैं? बहुत आसान है। एक तो हमारा अपना ही प्रयास, जैसे मैंने कहा कि 2 वर्षों में, वर्ष 2022-23 और 23-24, ये 2 वर्षों में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसको हम पूरी तरह से कवरेज में लेकर आएँ। तो 32 लाख परिवार अभी हैं, 10 लाख पे हम इस साल के लिए काम कर रहे हैं, 10 लाख जो बचे हुए हैं वो अगले साल हम लेंगे। दूसरी जो प्रयास सरकार ने किया है वो ये है कि जो स्वयं सहायता समूह दूसरे विभागों ने बनाए, दूसरे NGOs ने बनाए, उनको भी हम कोऑप्ट कर रहे हैं, उनको भी हम राजविका के प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि स्वयं सहायता समूह बनाने में जब हम ये समूह गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो मिनिमम 10 सदस्य होने चाहिए, ये इसका क्राइटेरिया है। लेकिन 10 से 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो बहनें इस कार्यक्रम को देख रही हैं और उनके गांव में, मतलब अभी एज ऑफ नाउ राजस्थान के 43,000 गाँव में से हम 32,000 गाँव में प्रवेश कर चुके हैं। 97% जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वो हमारे कवरेज में आती हैं। तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि राजविका की एक्सेस जो है वो हर गांव और हर पंचायत तक है। तो जब हम पहले से वहाँ विद्यमान हैं, हमारे समूह वहाँ पे हैं, तो उनको सिर्फ इतना करना है कि जो उनके नज़दीक का समूह है उसकी सदस्य बनने के लिए वो उस समूह से मिल लें। तो उनके गांव में जितने समूह हैं उन समूह में से वो किसी भी समूह के सदस्य बन सकती हैं। और इसमें सुविधाजनक तरीके से इसलिए इसको रखा गया है गांव के स्तर पर कि जो अपने परिवार के आसपास की महिलाएं हैं जिनका उठना बैठना एक दूसरे में आसानी से हो, क्योंकि उनको एक साथ बैठकें करनी है, एक दूसरे की परिस्थिति को समझना है, तो उनका एक क्षेत्र में रहना और एक दूसरे की आपसी समझ और उनका अपना सामाजिक स्तर पर जो उनका अपना संवाद है वो होना चाहिए, बस इतनी ही आवश्यकता है। तो ये किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। जो अब तक नहीं बने हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग ग्रुप्स जो हैं उनके समूह उनके मेंबर्स बन सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग में नहीं जाना चाहें
अपना एक समूह संगठित करना चाहें तो सिर्फ 10 महिलाएं जो हैं वो मिलकर एक समूह बनाने के लिए गुजारिश कर सकती हैं। हम लोग, हमारी जो दूसरी खूबी मैं कहूँगी इस कार्यक्रम की जो है, जो आपको किसी भी प्रोग्राम में देखने को नहीं मिलेगी, वो ये है कि जो ये पूरा कार्यक्रम है इसके क्रियान्वयन में हम सरकारी तौर पर मदद करते हैं। राज्य स्तर पर, ज़िला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारे अपने फंक्शनरीज़ हैं जो इनके बीच में जाके एजुकेट करते हैं, इनको काम करते हैं, इनके साथ फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन जो इनको बिल्कुल नज़दीक जाके इनको सहयोग देती हैं वो जो हमारी सखियां हैं, जैसे मैं कहूँ कि अगर कृषि को लेकर हमें इनको एजुकेट करना है, कृषि को बेहतर तरीके से करके अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें, वो उस तरह की वेजिटेबल ग्रोइंग में कैसे जाएं जिसका मार्केट है, कोई भी इनपुट अगर हम उनको देते हैं तो उसमें कृषि सखी उनकी मदद करेगी। वो कृषि सखी इन्हीं सदस्यों में से जो पढ़ी लिखी 12वीं पढ़ी हुई है या जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, ऐसे हमारी पशु सखी है, उद्यम सखी है, बैंक सखी है, डिजीपे सखी है, और जो इनको डिजिटल एस्पेक्ट पर कवर करती है। ये पूरा जो हमारा वर्टिकल है वो 50,000 सखियों पे टिका हुआ है, और ये 50,000 सखियाँ जो हैं वो इन्हीं की मेंबर हैं। तो एक तरह से आप ये मानें कि कम्युनिटी अपने में से ही सेलेक्ट करती है उन पढ़े लिखे बहनों को जो इनको अपनी सेवाएं दे सकें। उनको हम एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, और फिर वही इनके बीच में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने वर्टिकल्स हैं उनकी क्रियान्वयन कैसे होगा उसकी जानकारी लेके जाएंगे। कोई गैप्स रह जाते हैं तो वो टू वे कम्युनिकेशन एक ब्रिज की तरह काम करती हैं। तो ये एक बहुत सशक्त कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि महिला निधि पर भी ये सखियां और ये जो हमारा पूरा 32 लाख महिलाओं का बड़ा संसार है, ये जब इसके लाभ को समझेगा और इसकी एक्सेस और अप्रोच के लिए इसको सफल बनाने के लिए काम करेगा, तो निश्चित तौर पर इसका जो बेनिफिट है वो हर घर तक पहुंचेगा। तो सरल शब्दों में अगर कहें तो कोई महिला अगर इससे जुड़ना चाहती है तो वो अपने पास के स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती हैं। इसके अलावा वो आपके जो प्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क कर सकती है, पंचायत में, ब्लॉक लेवल पे वो अपनी बात को रख सकती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने महिला निधि के बारे में, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को लेकर के, आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के बहुत सारी बातें कहीं, और साथ ही जैसा कि मंजू जी ने बताया कि महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण करने के लिए, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने के लिए सिर्फ उनके खाते, जिस तरीके से 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक व्यापक मुहिम चलाकर हर महिला को, हर नागरिक को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, ताकि एक आर्थिक समृद्ध भारत का सपना जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा था, उसी को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार जिस तरीके से राजीविका मिशन के तहत, राज्य महिला निधि के तहत कार्य कर रही है, उससे हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि राजस्थान की जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगी, चाहे वो ऋण से जुड़ी हुई चीज़ें हों, चाहे वो उनकी रोज़मर्रा से जुड़ी हुई आर्थिक परेशानियां हों, उससे उन्हें जो है निजात मिलेगी, और वो सशक्त होंगी तो हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज और एक परिवार सब सशक्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।